जब भी कोई डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? एक बड़ी चमकती हुई मशीन, है ना? पर सच तो यह है कि असली जादू, असली खेल उस मशीन के चालू होने से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। ये सब होता है एक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं लाइब्रेरी प्रिपरेशन। तो आज हम इसी आणविक ओरिगैमी को समझने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी कला जिसमें कच्चे डीएनए को बड़े ही ध्यान से मोड़कर और सजाकर एक ऐसी लाइब्रेरी में बदला जाता है जिसे कोई इल्यूमिना मशीन पढ़ सके। जरा सोचिए, 3 अरब अक्षर एक किताब में, ये कोई मजाक नहीं है। यही जीनोमिक्स की सबसे बड़ी, सबसे पहली चुनौती है। इतना बड़ा स्केल, इसी वजह से तो ये फील्ड इतनी मुश्किल और साथ ही इतनी रोमांचक भी है। सवाल यह है कि वैज्ञानिक आखिर इतने बड़े डेटा सेट को पढ़ते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक आणविक ओरिगैमी की तरह सोचना। बिल्कुल जैसे ओरिगैमी में कागज के एक मामूली टुकड़े को मोड़ तोड़कर एक खूबसूरत शक्ल दी जाती है, ठीक वैसे ही हम यहाँ कच्चे बिखरे हुए डीएनए को पकड़ते हैं, उसे मोड़ते हैं, उसे एक नया आकार देते हैं और बना देते हैं जानकारी का एक शक्तिशाली खजाना। तो ठीक है, सीक्वेंसिंग शुरू करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम उस मशीन के पास भी जाएं, हमारे कच्चे जीनोमिक डीएनए के साथ एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना ही होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है, हमारा डीएनए हद से ज्यादा लंबा है। सोचिए कि आपके पास एक बहुत लंबा धागा है और आपको उसे एक छोटी सी मशीन में फिट करना है। मुश्किल है ना? और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, इसके जो सिरे हैं ना, वो भी फटे हुए, बिखरे हुए, अलग अलग आकार के हैं। मतलब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसका हल क्या है? इसका समाधान 2 स्टेप्स में है। सबसे पहले हम इस लंबे डीएनए को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देते हैं, करीब 200 से 500 बेस पेयर के। ये साइज आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट है, ताकि मशीन इसे आराम से पढ़ सके। फिर दूसरा स्टेप, हम इन टुकड़ों के बिखरे हुए सिरों को रासायनिक रूप से पॉलिश करते हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल प्लेन, सपाट बना देते हैं और आखिर में एक ए बेस यानी एडेनिन जोड़ देते हैं। ये ए एक चिपचिपे सिरे की तरह काम करता है, जो अगले स्टेप के लिए यानी अडाप्टर जोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो अब हमारे डीएनए के टुकड़े सही साइज के हैं और उनके सिरे भी तैयार हैं। अब वक्त है उन्हें कुछ खास टूल्स देने का। ऐसे टूल्स जिनकी मदद से वो सीक्वेंसिंग मशीन से जुड़ सकें और अपनी पहचान बता सकें। तो अब हमारे पास क्या है? असल में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों का एक सूप। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारे टुकड़े गुमनाम हैं। उन्हें नहीं पता कि मशीन से जुड़ना कैसे है, और बेचारी मशीन को भी ये नहीं पता कि भाई पढ़ना कहाँ से शुरू करूं, कोई सिग्नल ही नहीं है। और इन सारी समस्याओं का एक ही शानदार समाधान है, एक छोटा सा पर बहुत काम का मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं एडाप्टर। सच में इसे आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का स्विस आर्मी नाइफ ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा मॉलिक्यूल एक झटके में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये स्विस आर्मी नाइफ आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इस एडाप्टर में P5 और P7 नाम के सीक्वेंस होते हैं। इन्हें आप एक तरह से चिपकने वाली पट्टी या एंकर समझ सकते हैं। इन्हीं की वजह से डीएनए का टुकड़ा मशीन की सतह, जिसे फ्लो सेल कहते हैं, उस पर जाके चिपक पाता है। और इतना ही नहीं, इसमें प्राइमर बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं। ये क्या है? ये सीक्वेंसर के लिए एक सीधा साधा सिग्नल है, भाई साहब पढ़ना यहां से शुरू करना है। अच्छा, अब एक और बड़ी चुनौती, हम एक ही बार में सैकड़ों सैंपल सीक्वेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे समय और पैसा दोनों बचता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही बस में कई सारे लोगों को ले जाना। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप बाद में हर इंसान को पहचान सकें और उसे सही स्टॉप पर उतार सकें, है ना? तो जब सारे सैंपल मिक्स हो जाएंगे तो हम उन्हें अलग अलग पहचानेंगे कैसे? इसका हल भी बहुत स्मार्ट है। हम हर सैंपल को एक यूनिक आईडी टैग दे देते हैं, बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर आईडी टैग। इसे बारकोड या इंडेक्स कहते हैं। होता क्या है कि हर सैंपल के हर डीएनए टुकड़े पर 8 से 10 बेस पेयर का एक छोटा यूनिक डीएनए सीक्वेंस लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल एक गाड़ी की लाइसेंस प्लेट की तरह है, जिससे बाद में हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कौन सी रीड किस सैंपल से आई है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया? डीएनए को तोड़ा, उसे टूल्स दिए और उसे लेबल भी कर दिया। सब सेट है या नहीं? अभी नहीं। अब हमें यह पक्का करना होगा कि जो लाइब्रेरी हमने बनाई है वो अच्छी क्वालिटी की है भी या नहीं, और क्या उसकी मात्रा इतनी है कि हमारा पूरा सीक्वेंसिंग रन कामयाब हो सके। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआर का। लेकिन रुकिए, यहाँ पीसीआर का काम सिर्फ डीएनए की कॉपी बनाना नहीं है। जी नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो पक्का करता है कि वो अडाप्टर और बारकोड हर टुकड़े पर मजबूती से जुड़ गए हैं।
और हाँ, हम एक हाई फिडेलिटी एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कॉपी करते वक्त गलतियां या कह लें कि टाइपिंग मिस्टेक्स बिल्कुल ना करे। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हमेशा पूरे के पूरे जीनोम को पढ़ना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, क्या कोई किसी लाइब्रेरी में जाकर हर एक किताब पढ़ता है? नहीं ना। लोग वही किताब पढ़ते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। ठीक वैसे ही वैज्ञानिक कई बार सिर्फ कुछ खास हिस्सों में, जैसे किसी बीमारी से जुड़े जीन्स में ही दिलचस्पी रखते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, ए से जेड तक, और दूसरा है टारगेटेड सीक्वेंसिंग, जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैप्चर, जहां हम बहुत फोकस्ड होते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप एक विशाल समुद्र में हैं और आपको सिर्फ एक खास तरह की मछली पकड़नी है। तो आप क्या करेंगे? आप एक खास चारा इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ उसी मछली को आकर्षित करे, है ना? बस यहां भी वही होता है। हम बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ताकत सिर्फ उन जीन्स पर लगाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बहुत ही एफिशिएंट तरीका है ये। अब अपनी लाइब्रेरी को मशीन में भेजने से पहले एक आखिरी फाइनल क्वालिटी चेक तो बनता है कि नहीं, ताकि हमारी सारी मेहनत बेकार न जाए। तो हम 3 चीजें चेक करते हैं। पहला, क्वांटिफिकेशन, यानी लाइब्रेरी की मात्रा कितनी है। दूसरा, साइज चेक, क्या डीएनए के टुकड़े सही साइज के हैं। और तीसरा, पूलिंग, अगर हम कई सैंपल्स को एक साथ चला रहे हैं तो हम उन्हें बराबर मात्रा में मिलाते हैं, ताकि किसी भी सैंपल के साथ नाइंसाफी ना हो और सबको बराबर का मौका मिले। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अब बस एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी स्टेप बचा है। एक ऐसा कदम जो हमारी लाइब्रेरी को उसकी स्टेबल डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से बदलकर उस रूप में ले आएगा जिसे मशीन असल में पढ़ सकती है। और वो आखिरी बाधा ये है, सीक्वेंसर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को पढ़ सकता है, बस एक रेशा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, डीएनए असल में डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 रेशों वाला। और हमारी तैयार लाइब्रेरी भी वैसी ही है। तो अब क्या करें? इसका समाधान काफी आसान है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक सिंपल केमिकल इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ गर्मी का, और इससे वो दोनों रेशे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बस ये स्टेप सुनने में भले ही आसान लगे, पर यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना हमारा डीएनए सीक्वेंसर पर लोड होने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को दोहराते हैं। सबसे पहले हमने लंबे डीएनए को छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर उस पर हैंडल और प्राइमर साइट्स लगाए। उसके बाद हर सैंपल को एक यूनिक बारकोड दिया ताकि उसकी पहचान हो सके। फिर सबको एक साथ मिलाया और आखिर में उसे डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में बदल दिया। देखा, हर एक कदम का एक खास मकसद है जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। ये सिर्फ लैब की केमिस्ट्री नहीं है, ये है जानकारी का एक जादुई रूपांतरण, एक कच्चे बायोलॉजिकल सैंपल से एक डिजिटल लाइब्रेरी तक का सफर जो जीनोमिक खोज के न जाने कितने दरवाजे खोलता है। ये प्रक्रिया पहले से ही दवा और इलाज में क्रांति ला रही है, पर सोचिए जब ये और भी तेज और सस्ती हो जाएगी तब क्या होगा, और हम और कौन-कौन सी बीमारियों के रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे।